वहीं कानपुर के चौबेपुर में हुई मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद कानपुर प्रशासन ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे का घर गिरा दिया है। प्रशासन की एक टीम ने बिकरू गांव पहुंचकर विकास दुबे के किलेनुमा घर को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने कार्रवाई किस आधार पर की, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। विकास दुबे का जो आलीशान घर था उसको पुलिस ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से जी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई आज सुबह ही की गई और पूरी तरीके से जेसीबी की मदद से विकास दुबे का जो यह आलीशान घर था उसको पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि विकास दुबे के द्वारा 8 पुलिस कर्मियों को चारों तरफ से घेर करके गोलियों से भून दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उसके आक्रोश में कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा अब विकास दुबे से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ों को यहाँ पर बख्शा नहीं जा रहा है। पूरी तरीके से जो पुलिस में आक्रोश है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अब देख सकते हैं जो विकास दुबे का घर था उसको पूरी तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक विकास दुबे को पकड़ा जाएगा। कैमरामैन जेपी के साथ लोमो, जी मीडिया, कानपुर। विकास दुबे ने अपने रसूख को कायम रखने के लिए 2 सरकारी नंबर वाली एम्बेसडर कार भी नीलामी में खरीदी थी। कुछ समय पहले तक वो इन कार से ही चलता था। अब इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था, जबकि नीलामी में खरीदी गई कार का 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कानपुर मामले में वांछित चल रहे विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे के घर पर ये 2 सरकारी नंबर की एम्बेसडर कार भी खड़ी हुई है। ये कार जो है फिलहाल ये बताया जा रहा है कि नीलामी में खरीदी गई थी। यूपी 32 BG 0156। चूँकि ये सरकारी नंबर की गाड़ी है, एम्बेसडर है, ऐसे में इससे चलते वक्त जो हनक और धमक होती है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल ये विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे के घर की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्बेसडर कार जो 2 हैं वो पीछे खड़ी हुई हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से विकास दुबे तमाम जो हनक और धमक की जो उसकी जो तस्वीरें होती हैं उसमें से एक ये तस्वीर है। फिलहाल विकास दुबे कहाँ है ये किसी को नहीं पता है और उनकी लोकेशन कहाँ है इसके लिए बाकायदा तमाम जो पुलिस फोर्स जो है वो काम कर रही है। STF की टीम काम कर रही है, यूपी पुलिस की लगातार टीमें काम कर रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी तमाम जो लोकेशंस हैं उस पर पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन राम बालक साहब, विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और हमारे संवाददाता पवन सिंगर इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये भी एक बड़ा खुलासा है कि सरकारी गाड़ियों से वो चलता था, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया था, यानी कि रसूख कितना था ये साफ होता है और नियम कायदों को कभी इसने माना नहीं, ये भी स्पष्ट हो रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से सरकारी गाड़ी का प्रयोग होता है, खासतौर से राजधानी में उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। वो कहीं भी आसानी से जा सकता है, उसको एंट्री मिल सकती है, अधिकारियों के पास जा सकता है या जिन लोगों से वो मिलता है उनको अर्दब में ले सकता है, उनके ऊपर दबदबा बना सकता है। लिहाजा अपराधी किस्म का ये व्यक्ति पहले से था। 17 साल की उम्र से अपराध के दुनिया में यानी जराइम की दुनिया में ये शामिल हो गया था। 60 से ज़्यादा अधिक मुकदमे हैं इसके खिलाफ और ये व्यक्ति लगातार हर साल किसी नई घटना को अंजाम देता रहा। कई बार ये जेल जाने का भी इसका काम हुआ। 2 बार तो STF ने ही पकड़ करके इसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक वर्चस्व है, जो छत्र छाया में पल रहा था, उस छत्र छाया का लाभ लेते हुए बार बार बाहर आने का काम किया। वहीं अपने रसूख और दबदबे के चलते गाँव के जो लोग थे, जो तमाम जो गवाही के लिए जाना चाहिए था या गवाही दी जानी चाहिए थे, वो गवाही इसके खिलाफ नहीं मिल पाती थी। लिहाजा कोर्ट से ये आसानी से बच निकलने में भी कामयाब होता रहा। अब ये जिस घटना को अंजाम दिया है उसकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि किस तरीके से पुलिस महकमे के लोग इसके साथ मिले थे, किस तरीके से पुलिस ने चूक की है, किस तरीके से ये पूरे घटना को अंजाम दे करके और भाग निकला, किस तरीके से फोर्स वहां पे लेट पहुंचती है। ये तमाम ऐसी कड़ियां हैं जिसको अब एक के बाद एक जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे क्लूज मिल रहे हैं, बहुत सारे लूप होल्स इसमें सामने आ रहे हैं। उसमें पुलिस महकमा भी इस बात को मानता है। खासतौर से DGP ने भी कल बयान दिया था और उसके अलावा ADG लॉ एंड ऑर्डर ने भी बयान दिया था कि पुलिस की चूक है। खासतौर से कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी, चाहे वो थाने के बीच की बात करें या फोर्स वहां पे ले जाने की बात करें।
यहाँ तक ये खबर आ रही है जिसमें जो कानपुर के कप्तान हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि उनको वास्तविकता नहीं पता था कि इतना बड़ा ये हिस्ट्री शीटर है, इतने ज़्यादा उनके इसके खिलाफ मुकदमे हैं। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात होती है, क्योंकि एक अपराधी के घर पे आप रेड करने जा रहे हैं, उसको पकड़ने जा रहे हैं, उससे पहले वो हाथापाई कर चुका है, थाने में घुस करके वो मर्डर कर चुका है। उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही अगर सामने आती है तो इस तरह की घटना होना अपने आप में लाजमी है, और ये बताता है कि जो चूक है वो सबसे ज़्यादा बड़ी चूक पुलिस की तरफ से हुई है। 1 बजे के बाद इस घटना में तमाम तरह के घटनाक्रम घटित होते हैं, अपराधी भागने में कामयाब होता है। तकरीबन 25 जनपदों में उसके इनपुट्स मिल करके सामने आते हैं, उसके जानने वाले, उसके मिलने वाले, या 24 घंटे में जिन लोगों से उसने बात किया था उसको लेकर के एसटीएफ काम करती है। ये खबर आता है कि बिहार की तरफ वो जा सकता है, नेपाल बॉर्डर की तरफ से आ सकता है, राजस्थान की तरफ जा सकता है। यानी तमाम जो लोकेशन ट्रेस किए जा रहे हैं सर्विलांस के थ्रू, या जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो तकरीबन 500 तक का जो फोन कनेक्शंस हैं उनके सर्विलांस में लगा करके एसटीएफ जांच कर रही है। तो तमाम सारे ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं जिससे पुलिस और एसटीएफ उलझ भी जा रही है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो विकास दुबे तक पहुंचने में रोड़ा अटका रही हैं। हालांकि बहुत सारे इनपुट्स पे काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो काफी नाराज हैं। कल मेरठ का दौरा था उनका, वो रद्द कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, यानी वो मेरठ नहीं जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पे इस घटना को लेकर के और उस अपराधी को खास तौर से अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि एसटीएफ, पुलिस, एलआईयू या तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं जो तमाम तरह के इनपुट्स उसके बारे में दे रही हैं, उसके लोकेशन को लेकर के दे रही हैं, वो क्या वास्तव में सही इनपुट्स हैं, वहां पे कब तक एसटीएफ पहुंचती है, कब तक पुलिस पहुंचती है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है वो कानपुर के पुलिसिंग करने के तरीके पे उठ रहा है। कप्तान वहां के नए आए हैं, निश्चित तौर पे बहुत सारी जानकारियां उनको नहीं होंगी, लेकिन अगर किसी बड़े अपराधी के घर आप रेड डालने जा रहे हैं तो पुख्ता तौर पे सारी जानकारी होनी चाहिए। एसओ को पूरी जानकारी थी। उसने, जैसा कि जी मीडिया संवाददाता ने जब उससे बात की थी तो उसने एक बात कहा कि उसने अपने अधिकारियों के सारे इनपुट्स दे दिए थे, सारी बात बताई थी। क्या अधिकारियों ने इस पूरे मसले को गंभीरता से नहीं लिया, या रात में एक खबर निकल करके जो आ रही है कि जो कानपुर देहात का थाना है, सिवली थाना, वो विकास के घर से काफी करीब था, वहां से फोर्स क्यों नहीं मंगाई गई तुरंत? उसके अलावा जो शहर के थाने हैं वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के दूरी पे थे, वहां से फोर्स मंगाने का काम किया गया। तो बहुत सारी ऐसी कमियां सामने अब निकल करके आ रही हैं, जिसपे उत्तर प्रदेश कि जो राज्य मुख्यालय है लखनऊ, यहाँ से दिशा निर्देश दिया जा रहा है, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। और ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में कई सारे लोगों के ऊपर गाज गिरने वाली है। अभी जो शीर्ष अधिकारियों से मेरी बात हुई है, खासतौर से पुलिस महकमे में, उनका कहना है कि उनका टारगेट और केवल इस समय विकास दुबे है। जैसे ही ऑपरेशन विकास दुबे समाप्त होता है उसके बाद पुलिस महकमे में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर गाज गिर सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं। कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके एक अपराधी फरार हो जाता है, 24 घंटे से ऊपर का वक्त होने जा रहा है, लेकिन उसके सारे इनपुट्स कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। वो लोगों को चकमा, वो अधिकारियों को चकमा देने में काफी सफल होता दिखाई दे रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं पुलिसिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अपराधी ने जो फुल प्रूफ अपना तरीका प्लान तैयार किया था, खासतौर से पुलिसिंग पे, पुलिस पे हमला करने के बाद, वो उसमें अभी तक कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि एसटीएफ के तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाती है। क्या केवल सर्विलांस ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से उसको पकड़ा जा सकता है? क्या पुलिस की जो लोकल मुखबिर होते हैं, जो तमाम इनपुट्स आते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस पे कार्रवाई होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे अपराधी पुलिस से दूर होता दिखाई दे रहा है। लिहाजा समय रहते कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ये मान करके चलिए कि ये अपराधी विकास दुबे चाहे बिहड़ों की तरफ का रुख किया हो, राजस्थान की तरफ रुख किया हो या नेपाल की तरफ रुख किया हो, निश्चित तौर पे पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने साबित होने वाली है। क्योंकि बिल्कुल जितना समय बीत रहा है ये पुलिस के लिए चुनौती बनेगा उसको पकड़ना। आप सही कह रहे हैं। इस वक्त लोमस झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और लोमस, अभी क्या अपडेट है? जो घर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी वो क्या समाप्त हुई है? अभी भी कार्रवाई हो रही है? देखिए,
ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और घर पर जो भी सामान था उस सब सामान को तोड़ दिया गया है। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ था उसको तोड़ा गया, गाड़ियां थी उनको भी तोड़ा गया, पूरे घर को निस्तानाबूद कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। हालांकि प्रशासन के जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं अभी कि आखिरकार इस घर को तोड़ने के पीछे क्या कारण है। पवन सेंगर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, अगर हम बात विनय तिवारी की करें, आपने कहा कि लापरवाही इसमें कई स्तर पर हुई। विनय तिवारी भी कह रहे हैं कि मैंने सारी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दे दी थी। क्या ये महज लापरवाही थी या जैसा शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि पुलिस के ही कुछ लोगों ने मुखबिरी की हो? ये केवल आरोप हैं, तो इसको लापरवाही माना जाए या जिस प्लानिंग के साथ अपराध किया गया, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वो ये दिखाता है कि मुखबिरी हुई होगी पक्का, जानकारी पुलिस की हर मूवमेंट की दी जा रही थी। लोकेंद्र, दोनों बातें सत्य हैं। लापरवाही भी हुई है और मुखबिरी भी पुलिस की तरफ से निश्चित तौर पे हुई है, क्योंकि अगर पुलिस की तरफ से मुखबिरी नहीं होती तो इस तरह की प्लानिंग अपराधी नहीं कर सकता। छतों पे ऑटोमेटिक गन यानी सेमी ऑटोमेटिक गन लेकर के उसके गुर्गे तैयार होते हैं। पुलिस की गाड़ी आने से पहले जेसीबी रोड पे लगाया जाता है ताकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो गाड़ियों से निकल करके मजबूर हों उसके घर तक आने के लिए। जब जेसीबी तक वो गाड़ियों तक पुलिस के अधिकारी और पुलिस फोर्स पहुंचती है तो फायर किया जाता है। फायर करने के दौरान जो पुलिस के अधिकारी हैं यानी सीओ की बात करें और तमाम जो फोर्स के अधिकारी थे, जो कांस्टेबल और एसओ थे, वो दो तरफ भागने का काम करते हैं और दोनों तरफ के घरों के छतों पे पहले से अपराधी तैयार होते हैं और उन्होंने वहां से फायर करना शुरू करते हैं। उसके बाद एक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो सिपाही हैं उनको गोली लगती है। यहां तक कि जो सीओ थे वो एक घर में जाकर के छुपने का प्रयास करते हैं। ये वहां पे बताया जाता है कि वो एक जो चादर टाइप में एक बोरा वहां पे मौजूद होता है उसको ओढ़ने का प्रयास करते हैं। छत के कॉर्नर से एक अपराधी कूद करके आता है, उनको गोली मारता है। इस तरह के इनपुट्स निकल कर आए। मतलब साफ है कि विकास दुबे ने जो प्लानिंग की थी वो यूं ही प्लानिंग नहीं की थी। उसके पास सटीक जानकारी थी कि कितने पुलिस फोर्स के लोग हैं जो उसको गिरफ्तार करने आ रहे हैं या इनकाउंटर करने आ रहे हैं। तमाम तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से थी। पहले से भागने का वो प्लान चार्ट आउट कर चुका था। लिहाजा उसने घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद वो सीधे वहां से निकल जाता है और पुलिस फोर्स देखती रह जाती है। निश्चित तौर पे कप्तान की भूमिका और तमाम तरह जो पुलिस अधिकारी है, कानपुर जोन है लोकेंद्र, मैं बता दूं कि कानपुर जोन है, वहां पे एडीजी स्तर का अधिकारी बैठता है। एडीजी का स्तर का अधिकारी वहां बैठता है। 60 से ज्यादा मुकदमे किसी अपराधी पे होते हैं, उसको पकड़ने जाया जाता है। वहां पे 1 से 1.5 घंटे तक मुठभेड़ यानी क्रॉस फायरिंग होती है। क्रॉस फायरिंग इसलिए क्योंकि पुलिस ने प्रयास किया लेकिन अपराधियों ने मौका नहीं दिया। इतने बड़ी घटना पे बड़े अधिकारियों को इंफॉर्मेशन दी जाती है लेकिन फोर्स यानी जो प्लान बी होता है पुलिस का, वो प्लान बी कहीं भी दिखाई नहीं दिया इस मसले में। क्योंकि अब किसी अपराधी को आप पकड़ने जाते हैं, अगर इस तरह की मुठभेड़ वहां पे होती है तो पुलिस के पास एक प्लान बी होता है कि उसके बाद उसको क्या करना है। लिहाजा कहीं ना कहीं अनुभवहीनता, कोऑर्डिनेशन, तमाम तरह के जो पुलिस के मुखबिर हैं उनकी बातें, ये सारी बातें इसमें मिल करके देखी जा रही हैं और उसके बाद इन सारी कड़ियों को जोड़ करके अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। एसओ को निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर उसको सलाखों के पीछे भेजने की भी तैयारी चल रही है। और केवल एसओ ही नहीं, मैं इसी पर आ रहा था पवन की एफआईआर को लेकर क्या अपडेट है? सस्पेंशन हुआ लेकिन एफआईआर को लेकर कुछ अपडेट है क्या अभी विनय तिवारी पर? देखिए, जो वहां के आईजी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है और केवल एसओ विनय तिवारी ही नहीं और जो भी पुलिस वाले हैं उन लोगों को भी तफ्तीश की जा रही है। सीडीआर और तमाम जो कॉल डिटेल्स है उसकी जांच की जा रही है। कितनी बार बात हुई, कब कब बात हुई, किस तरीके से ये उसके साथ मिला हुआ एसओ था या नहीं था या केवल पुलिसिंग का काम कर रहा था। तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी जांच चल रही है। जैसे ही पुख्ता तौर पे सारे सबूत इकट्ठा हो जाएंगे इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हुई, ऐसा मोहित अग्रवाल जो आईजी हैं कानपुर के, उन्होंने बताने का काम किया है। मतलब साफ है
कि केवल एसओ विनय तिवारी नहीं और लोगों के खिलाफ भी मामला अभी दर्ज होने वाला है, लेकिन ये छोटी कार्रवाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। उनका पहला टारगेट है डीजीपी से, उन्होंने कहा है कि मुझे केवल और केवल विकास दुबे की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अपराधी बचना नहीं चाहिए। एनी हाउ किसी भी कीमत पे उसको आप लोग किसी भी तरीके से ट्रैक करिए, उसको पकड़िए, चाहे जिस सिचुएशन में उसको पकड़ना पड़े। तमाम ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजीपी और अलग अलग अधिकारियों को दे रहे हैं। लिहाजा जो प्राथमिकता है अभी पुलिस फोर्स की वो केवल और केवल विकास दुबे है, यानी ऑपरेशन विकास दुबे जैसे ही समाप्त होगा ये मान करके चलिए कि बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि अधिकारी काफी जो शीर्ष अधिकारी है नाराज है, मुख्यमंत्री नाराज हैं। अब देखना होगा कि एसटीएफ या लोकल पुलिस किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाती है, किस तरीके से अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा लोकेंद्र, वैसे वैसे चुनौतियां और ज्यादा बड़ी होती जाएगी, क्योंकि जो